ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो समझकर स्किप मत कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑपरेटर्स जो ट्रेडिंग के बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं अपनी ट्रेड प्लेस करने से पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर के इतने टॉपिक्स EQL से लेकर IFVG तक के मैंने सारे टॉपिक्स पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल पर जाके देखो, आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, ये जाके देखो पहले, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ आए। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, जो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसे काम करता है वो समझाऊंगा, बेसिक कंसोलिडेशन नहीं, फेक ब्रेकआउट्स, रियल ब्रेकआउट्स कैसे पहचानने, ब्रेकआउट्स को पहचानना कैसे, वो सब बात करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से बनती हैं। उसके बाद लिक्विडिटी पूल्स एंड टाइप्स, ये आपको बताते हैं कि कहां तक आपका TP आप ले सकते हैं, कहां तक आप SL ले सकते हैं, और लिक्विडिटी होती क्या है और काम कैसे करती है। आज ये सब डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेशंस की, ठीक है। अब देखो, मार्केट में दो ही तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके सेलर्स और दूसरे होते हैं आपके बायर्स, ठीक है। सेलर्स का काम रहता है कि मार्केट को हम नीचे की तरफ लेके जाएं, बायर्स का काम रहता है कि हम मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएं, या फिर हमारे खरीदने के बाद मार्केट ऊपर जाए और हमको प्रॉफिट्स हों, ठीक है। अब जब सेलर्स और बायर्स दोनों में से कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो मार्केट ज्यादातर कंसोलिडेशंस में घूमता है। कंसोलिडेशंस का मतलब एक जगह अपने पास में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर घूमता रहता है, और जैसे ही इन दोनों में से कोई पावरफुल होगा वो उधर की तरफ ब्रेक कर जाता है मार्केट, ठीक है। तो आज हम इस कंसोलिडेशन को समझने वाले हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कंसोलिडेशंस नहीं होंगे तो बड़े मूव्स नहीं आ सकते। कंसोलिडेशन के बाद ही हमको बड़े बड़े मूव्स देखने के लिए मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो कंसोलिडेशन को बहुत अच्छे से समझना है हमको। आ जाओ, कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक रेंज के अंदर प्राइस चल रहा है आपका, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है वो, और इन दोनों लाइंस को तोड़ नहीं पा रहा है। ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, और ये ऊपर वाली लाइन जो है ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिसने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे डाल रहा हूं, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें डिटेल में समझा रखा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की जब टूट नहीं रहा है और प्राइस अपने मोमेंटम को इससे बाहर नहीं ले जा पा रहा है, तो इसका मतलब प्राइस मेरा कंसोलिडेशन में है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन क्या चीजें करता है, कंसोलिडेशन तुमको ये समझाता है कि अब कोई बड़ा मूव आने वाला है। बड़ा मूव कैसे पहचानोगे, जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो और उसके बाद प्राइस वापस रीटेस्ट करे मेरे रीटेस्ट पर, और देन उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो मैं यहां से अपने एंट्री प्लान करता हूं और उसको बुल की तरफ, जहां की तरफ प्राइस जा रहा है उधर की तरफ मूव करके ले जाता हूं। तो कंसोलिडेशन ऐसा होता है। अब हमारा टॉपिक है फेक ब्रेकआउट्स। देखो, मार्केट जैसे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, मार्केट कैसे मूव करता है, पहले कंसोलिडेट करता है, फिर मैनिपुलेट करता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो मैनिपुलेशन है ये हमको समझाता है फेक ब्रेकआउट, कि ये मैनिपुलेट हुआ है या फिर ये सच में एक फेक ब्रेकआउट है, या फिर एक ये रियल ब्रेकआउट है। कैसे समझेंगे, देखो, इसको समझने के दो तरीके हैं। पहली बात, वॉल्यूम चेक करो। एक वॉल्यूम का इंडिकेटर आता है, क्या आता है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो तुमको अपने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो तुम्हें इंडिकेटर लगा के रखना है, ठीक है। इंडिकेटर लगाने के बाद तुमको ये देखना है कि अगर प्राइस भी ऊपर तोड़ के भाग रहा है, जैसे कि यहां से ले लूं मैं, ये प्राइस मेरा ऊपर तोड़ के भाग रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है मेरे रेजिस्टेंस को, तो क्या वॉल्यूम भी आ रही है उतनी, लोग हैं भी, पर अगर वॉल्यूम कम है, ऐसे ग्राफ्स बना देता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम कम है पर वो ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब कि वो फेक ब्रेकआउट है। सबसे पहला तो ये हो गया फेक ब्रेकआउट का, कि भाई वॉल्यूम जो है मेरी वो प्राइस के साथ मैच नहीं कर रही, कोरिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज फेक ब्रेकआउट की, फेक ब्रेकआउट आपको क्या दिखाएगा, डायरेक्ट मैनिपुलेशन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, आज वो समझते हैं कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस मेरा इसके अंदर घूम रहा है। तो प्राइस क्या करेगा, सीधा अगर नीचे से आके इसको तोड़ दे रहा है, ठीक है, और यहां पर कोई कंसोलिडेशन नहीं दे रहा और यहां पर रीटेस्ट नहीं ले रहा वापस में रेजिस्टेंस पे, तो भी वो एक फेक ब्रेकआउट है। क्यों, क्योंकि वो मैनिपुलेट किया गया है लोगों को, और लोग फियर में आ जाते हैं कि भाई मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दूं, इसलिए वो यहीं पे एंट्री प्लान कर लेते हैं ब्रेकआउट होते ही। पर सही रास्ता क्या है, पहले उसका मैनिपुलेशन पता करो, कि अगर ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन होगा तो जैसे ही एक कैंडल ऊपर निकली रेजिस्टेंस के, अगली कैंडल ही नीचे घुस जाएगी इसमें, अपने रेजिस्टेंस में। तो मतलब ये फेक ब्रेकआउट था, ब्रेक मतलब कि ये मैनिपुलेशन था, ये समझना है हमको। और जब अगर वो कंसोलिडेशन दे दे तोड़ने के बाद, कि भाई जैसे प्राइस ने यहां पर प्राइस को, अब मान लो मेरा ब्रेकआउट यहां पे हुआ,
अब उसके बाद उसने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा, इसका मतलब क्या है, उसको नीचे जाने में तकलीफ हो रही है। तो मतलब उसको जाना ऊपर ही है, पर उसको नीचे जाने में तकलीफ हो रही है। तो ये मेरे को समझ आ गया कि भाई अभी सेलिंग तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको नीचे जाने में तकलीफ हो रही है और सेलर्स इसको नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ये जाना तो ऊपर ही है, पर मेरी ट्रेड कहां बनेगी, जब ये कंसोलिडेट होकर रीटेस्ट लेगा जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है इसी लाइन पे, तो मेरी यहां पर एंट्री बनती है। तो मेरे को फेक ब्रेकआउट पहचानना है, सबसे पहले तो वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई इंस्टेंट इंस्टेंट ब्रेकआउट आया है और अगली ही कैंडल वापस मेरे रेजिस्टेंस में घुस गई है। तो वो मेरे को दो चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज कि मेरे को एंट्री जो बनानी है रीटेस्ट पे, अगर मुझे कोई वापस से कैंडल मिल रही है कि हाँ अब ये प्रॉपर ब्रेकआउट है और इसके बाद अब चीजें ऊपर जा सकती हैं, तो ही मैं अपनी ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अब है हमारा दूसरा टॉपिक, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। देखो सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब जहां से प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई हो रहा है, सेल हो रहा है, दूसरे को दिया जा रहा है। ठीक है, सप्लाई का मतलब होता है सेल, एक तरीके से ये सोच लो। हमको आसान भाषा में समझना है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना। सप्लाई का मतलब सेल ध्यान में रखो, डिमांड का मतलब बाई। देखो डिमांड का मतलब क्या है, मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं डिमांड करूंगा ना उसको खरीदने की, तो ज्यादा खरीदने की उसमें से पावर निकलेगी। तो डिमांड जब बढ़ेगी मतलब कि लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर एक चीज समझ लेते हैं, जब भी हाई बाइंग होती है, ठीक है, जिस भी एरिया से हाई बाइंग हो वो मेरा डिमांड जोन होता है। ठीक है, और जहां से मेरी हाई सेलिंग हो, हाई सेलिंग हाई बाइंग एक बार अच्छे से समझाऊंगा, वो मेरा सप्लाई जोन होता है। देखो हाई बाइंग का मतलब एक कोई सपोर्ट था जिस पर से एक कैंडल आई, सेल 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 चल रहा था, उसके बाद से उसमें हाई बाइंग आनी शुरू हो गई। ठीक है, सेलर्स को मौका ही नहीं मिला उसमें घुसने का और प्राइस ऊपर भाग गया, तो वो मेरा डिमांड जोन पे होता है। और जहां से हाई सेलिंग हो, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से बायर्स को मौका ही नहीं मिला और सेलर्स इसको नीचे खींच के ले आए, एकदम से रेड 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 कैंडल्स बनाते हुए नीचे ले आए। ये मेरी हाई सेलिंग है। अब इसको एक बार चार्ट में समझ लेते हैं, एक बार अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला जोन क्या है मेरा, देख पा रहे हो, ये ऊपर वाला जोन क्या है मेरा, इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, और इसको आप सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो रेजिस्टेंस लग रहा है देखने में, पर क्या ये रेजिस्टेंस है, एक्चुअल रेजिस्टेंस? तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस में कभी भी हमेशा एकदम से प्राइस ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे करके आता है। तो सप्लाई जोन में क्या होता है, जैसे ही प्राइस यहां तक इतनी बुल मूवमेंट दे रहा था, पर एकदम से आगे नीचे आ गया, यहां से बुल मूवमेंट दे रहा है, प्राइस एकदम से नीचे आ गया, तो सप्लाई जोन क्या करती है, एकदम से पुश करती है मार्केट को कि भाई यहां एकदम से सेलर्स क्या हो गए, सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और यहां से आगे बस सेल के ही ऑर्डर लगेंगे। ठीक है, ये होती है मेरी तो ये होती है मेरी सप्लाई जोन, जहां से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। नीचे वाली जोन क्या है, आप देख रहे होगे, यहां तो प्राइस गिर रहा था, इस जोन पे आते एकदम से हाई बाइंग शुरू हो गई, क्या हो गई, एकदम से हाई बाइंग शुरू हो गई ऊपर के लिए। तो ये हाई बाइंग क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है, ये मेरा डिमांड जोन है। ठीक है, क्या है मेरा, डिमांड जोन है। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि भाई भैया इसमें फर्क ही क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस में और सप्लाई डिमांड में, क्योंकि भाई सब तो एक जैसा ही काम कर रहे हैं, एक लेवल है जहां से प्राइस गिर रहा है मतलब रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्शन मिल रहा है। तो भाई देखो डिफरेंस समझते हैं, मान लो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को रिजेक्शन देता है, खाली थोड़ा सा नीचे लौटेगा, फिर क्या पता और ऊपर तोड़ने की संभावना बन जाए, फिर नीचे लौटेगा। तो ये काम होता है रेजिस्टेंस का। पर सप्लाई जोन क्या करता है, सप्लाई जोन का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर प्राइस कितने ही मोमेंटम के साथ ऊपर आ रहा हो, कितने ही मोमेंटम के साथ, यहां पर अगर सेलर्स बैठे हैं सप्लाई करने के लिए, तो एकदम से प्राइस ड्रॉप करेंगे और वो ऐसा चांस ही नहीं देंगे बायर्स को घुसने का, और सीधा नीचे तक सप्लाई जाएगी। लोग उसको एक्टिवली देखेंगे। उसको समझने के लिए अब देखो मेरा ये वाला चार्ट देखो, ये समझते हैं एक बार अच्छे से कि सप्लाई डिमांड जोन पहचाने कैसे। देखो जहां पर गैप क्रिएट होता है, सप्लाई जोन क्या करता है, देखो ये सप्लाई जोन समझते हैं पहले। यहां तक बाइंग चल रही थी, अब जैसे ही सेलिंग आई इस वाली कैंडल के बाद, तो इसने क्या किया, इन कैंडल्स में गैप देखो, इनमें गैप क्रिएट हो गया। क्या हो गया, इनमें गैप क्रिएट हो गया, क्यों, क्योंकि सेलर्स ने हैवी सेल किया है, जिसकी वजह से प्राइस शार्पली ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो इन गैप्स जब भी क्रिएट होते हैं वो सप्लाई जोन की तरफ से होते हैं हमेशा, ना कि
रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस रिजेक्शन देता है, पर सप्लाई जो देती है वो सेलिंग देती है, हार्ड कोर सेलिंग। तो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स जो होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो सप्लाई जोन को ट्रेड करते हैं, ना कि छोटे मोटे की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जहां पर उन्हें पता है यहां से सप्लाई आनी ही आनी है, यहां से सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं, वो उनका एरिया रहता है सेल करने का। और जब ब्रोकर्स या फिर आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो सेल कर रहे हैं किसी चीज को, तो समझो कितनी हाई सेलिंग आने वाली है। तो ये सप्लाई जोन का काम होता है। इसी का वाइस वर्सा अब हम डिमांड जोन समझ लेते हैं अच्छे से। डिमांड जोन क्या होता है? सबसे पहले देखो, डिमांड जोन मतलब कि यहां तक प्राइस चल रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था या जो भी हो रहा था, जैसे ही डिमांड जोन पे पहुंचा वो, उसने धाप 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 बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दी। क्या बना दी? लॉन्ग लॉन्ग कैंडल्स बना ली उसने। और उनके कैंडल्स के बीच में गैप भी क्रिएट हुआ। इस गैप्स को मैंने क्या बताया था, इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। और इसको अगर उल्टा हुआ हुई है तो इसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। चलो वो टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया, अब डिमांड समझते हैं। तो जब भी कैंडल्स गैप्स के साथ हाई मोमेंटम में ऊपर बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो मेरा डिमांड जोन होगा हमेशा। तो डिमांड जोन बनाना कैसे है? जो भी लास्ट प्रीवियस कैंडल रही है, जैसे कि ये वाली, जहां से प्राइस ने एकदम बढ़ना शुरू किया है, उसका हाई और उसका लो हम मार्क कर लेंगे एज अ डिमांड जोन। ठीक है, तो जो गैप क्रिएट हुआ है, उसके नीचे वाली जो कैंडल है, जहां से बाइंग शुरू हुई, उसका हाई और उसका लो जो है, उसके बीच का जो एरिया है, वो मेरा डिमांड जोन है। तो ये होते हैं सप्लाई और डिमांड जोन, जहां से प्राइस एकदम से शार्प या तो गिरेगा सप्लाई से, और एकदम से शार्प या तो उठेगा डिमांड जोन पे से। ये होते हैं सप्लाई डिमांड जोन। अब समझ लेते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विडिटी पूल्स एंड जोन्स। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे के पूरे एसएमसी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। होता क्या है वो समझते हैं। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ो एक बार। Liquidity pools are areas where lots of activity takes place and larger traders look to get their order filled। ठीक है, मतलब कि तो लिक्विडिटी वो एरियाज होते हैं जहां पर हाई मोमेंटम देखने मिलता है आपको, हाई वॉल्यूम, ज्यादा लोग देखने मिलते हैं, और सबसे ज्यादा ऑर्डर फील्ड होते हैं। ऑर्डर फील्ड मतलब या तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर टीपी। सबसे ज्यादा जहां पर जिसके स्टॉप लॉस रुके हुए होंगे, टीपी रुके हुए होंगे, वहां पर लिक्विडिटी रेस्ट करती है। अब लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से समझना है आज हमको, आ जाओ बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार और डेफिनेशन समझ लो इसकी। लिक्विडिटी पूल एरियाज वो होते हैं जहां पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे ऑर्डर फिल्ड हो रहे हैं और जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेडर्स बैठे हैं, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए, वो होते हैं हमारे लिक्विडिटी पूल्स। अब देखो तीन तरह के लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, वो हमको समझने हैं। सबसे पहला जो आपके EQL और EQH पर होते हैं। EQL EQH पता है ना, पार्ट 1 में जाकर देखो, पार्ट 1 में मैंने ये सारा समझा रखा है कॉन्सेप्ट, इसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। EQL क्या होता है, EQH क्या होता है, थोड़ा सा इसमें भी आइडिया दे दूंगा, बने रहो वीडियो में। पर ये वीडियो जरूर देख लेना पार्ट 1 जाके। दूसरी चीज, जो हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या, जो लॉन्ग विक क्रिएट होती है, और बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी जिनको हम बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, वीडियो एंड तक देखना। अब देखो EQL EQH क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई जहां पर भी तीन तरह की मैंने बता दिया, जहां पर भी प्राइस से चल रहा है और उसके बाद उसने एक EQH यहां पे दे दिया, मान लो कि प्राइस सेम जगह से लौट गया, जिसको आप लोग डबल टॉप भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डबल टॉप। तो यहां पर मेरी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या लगाए होंगे, अपने स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगाए होंगे जब उन्होंने नीचे की ट्रेड ली होगी, और कुछ लोगों ने जब ऊपर की ट्रेड ली होगी तो यहाँ पर टीपी लगाया होगा अपना। तो मतलब कि यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अगर ये स्टॉप लॉस और टीपी हिट होते हैं तो मार्केट एकदम से गिरेगा या एकदम से उठेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा जाएगा इस टाइम पे। तो ऐसे ही जब ये EQL है नीचे के मेरे, तो इक्वल लोज जब प्राइस बनाता है यहां पर, तो यहां पर भी मेरी लिक्विडिटी रेस्ट करती है। तो लिक्विडिटी इनको खाने जरूर आती है, प्राइस कहीं भी पहुंच जाए अपने EQL EQH पे वापस जरूर आता है, ताकि लोगों के स्टॉप लॉस और टीपी को हिट कर सके और प्राइस को ऊपर उड़ा सके। ठीक है, सबसे पहले तरीके का ये होती है लिक्विडिटी, कि भाई EQH और EQL पे रेस्ट करती है। दूसरी जगह कहां करती है वो समझते हैं, आ जाओ। अब देखो एक बेसिक सा फंडा बताता हूं मैं तुम्हें, हर चीज को आसानी से समझना है।
दूसरा क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। यहां पर लिक्विडिटी रेस्ट करती है। मान लो अब ये एक ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है, तो एक ट्रेंड लाइन लो जो इनके लोज को जोड़ रही हो इनको, ठीक है, हायर लोज को। क्या है ये, हायर लोज 1 और हायर लोज 2। तो यहां पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। स्टॉप लॉसेस का मतलब, अब भाई कोई ट्रेंड में बाय सेल की वो ले रहा है, ठीक है, बाय या सेल लिया। अब मैं यहां से बाय सेल ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस इसी के आसपास होगा। यहां से बाय सेल ले रहा हूं, यहां स्टॉप लॉस आसपास होगा। तो यहां मेजर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। क्या होंगे, यहां मेजर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। और लिक्विडिटी का काम ही उनको हंट करना है, ठीक है, समझ गए, लिक्विडिटी का काम है उनको हंट करना। तो जहां पर भी बहुत सारे स्टॉप लॉस बैठे होंगे, बहुत सारे टीपी बैठे होंगे, लिक्विडिटी उनको हंट करता है ताकि प्राइस में वॉल्यूम और मोमेंटम आ सके, ठीक है। तो हमको यह भी ध्यान देना है कि यहां पर अगर लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो मैं कितना गैप के साथ स्टॉप लॉस लगाऊं, लिक्विडिटी कहां तक आ सकती है प्राइस को चेक करने। यहां तक आ सकती है, यहां तक आ सकती है, या फिर यहां तक आ सकती है, वो मेरे को समझना है। अब आ जाता है हमारी तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज क्या, लिक्विडिटी हमारी तीसरी चीज है बाय साइड या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्राइस ऐसे 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 ऊपर गया है और यहां पर एक उसने छोटी सी कैंडल बना के लॉन्ग विक्स बना रखी है बहुत ज्यादा, और उसके बाद नीचे आ रहा है, घूम रहा है इधर उधर। तो एक तो मेरी लिक्विडिटी यहाँ की बची, एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो ये रही लिक्विडिटी। इक्वल लोज की मान लो लिक्विडिटी ये रही, इक्वल लोज इक्वल हाइज की, तो इस वाले बीच के एरिया में तो कोई है ही नहीं। ये प्राइस को कवर करना भी तो जरूरी है। तो इस लिक्विडिटी को, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, ठीक है, यहां पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। दूसरी लिक्विडिटी क्या कर रही है, तो ये है कोई मेरी सेल साइड लिक्विडिटी। और जो ऊपर वाली है मेरी, जहां पर विक गई है और प्राइस नहीं गया है, तो प्राइस को उसे भी टैकल करना है क्योंकि वहां भी लोगों के एसएल लगे हुए हैं। तो मेजर काम क्या है लिक्विडिटी का, लोगों के एसएल खाना। क्योंकि लोगों के एसएल नहीं लगेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा मार्केट को, ब्रोकर्स को प्रॉफिट कैसे होगा। तो ब्रोकर्स को और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों का एसएल लगाएं, लोगों ने कहां कहां पर एसएल रख रखे हैं ताकि हम उन्हें हंट कर सकें। अब देखो एक और चीज, इसको हम आसानी से समझते हैं। अब मान लो प्राइस जो है मेरा, प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, अच्छे से मूव कर रहा था। अब एक शार्प कैंडल आई, ठीक है, एक शार्प कैंडल आई बाइंग, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल उसको पूरी ढक कर नीचे ले गई, ठीक है, प्राइस को नीचे ले गई। अब लोगों ने यहां पर एसएल लगा रखे थे अपने, तो यहां के तो हंट कर लिए। देन उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक कोई कैंडल थी नीचे जहां से प्राइस शुरू हुआ, और इसमें गैप्स थे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, वो सब था। ये सब नहीं पढ़ा, पार्ट 1 देखना, उसमें सब बता रखा है। तो लिक्विडिटी क्या करेगी, अपने प्राइस को वापस से सेम करने आएगी, क्योंकि ये मैनिपुलेशन भी है, समझ रहे हो। मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट अपने ओरिजिनल प्राइस पर आता ही है। तो मुझे ये समझना है कि कब मैनिपुलेशन हुआ है और कब उसके बाद एक्यूरेट प्राइस आ सकता है, ठीक है। ये होता है बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी में। अब मैं एक बार तुमको इसका एक पिक दिखा देता हूं, तुमको अच्छे से समझाते हैं इसको, ठीक है। देखो ये है प्राइस एक्शन लिक्विडिटी, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो ये जो विक दिख रही है ना तुमको, यहाँ पे कहाँ दिख रही है, देखो ये जो लंबी लंबी विक्स दिख रही है, ये वाली, तो ये यहां पर मेरी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो प्राइस क्या करेगा, बेशक कितनी भी देर बाद आए, अपने उस वाले लेवल को जरूर छेड़ेगा आके, ठीक है, लिक्विडिटी स्वैप्ट करेगा वो। देखो यहां पर एक बड़ी विक बना के वो चला गया था मार्केट ऊपर, तो देखो वापस आया वहां पे, क्योंकि उसको प्राइस को मैनिपुलेट करने के बाद एक्यूरेट भी तो करना है, सही भी तो करना है प्राइस को। दूसरी चीज, ये मेरे इक्वल लो इक्वल हाइज है, तो प्राइस को दोबारा देखो यहां पे आना पड़ा, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट के देखते हैं, चलो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा था, उसके बाद प्राइस के जो नीचे के लिक्विडिटी जोन बताया मैंने तुम्हें, देखो उसको कवर करने आया हो। तो प्राइस हमेशा ऐसे काम करता है, जहां का एरिया उसने छोड़ रखा है, जहां पे लोगों ने एसएल लगा रखे हैं, वो अपने एसएल हंट करने जरूर आएगा। तो लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ इतना समझ लो तुम, लिक्विडिटी का मतलब है एसएल हंट। लोगों के एसएल नहीं लगेंगे तो प्रॉफिट कैसा होगा लोगों का, ये चीज है। अब उसके बाद एक चीज, एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें, एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। हम्म देखो
तीन तरह की लिक्विडिटी होती है, मैंने बताया। देखो, एक लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है, एक लिक्विडिटी कर रही है यहाँ पे रेस्ट, इक्वल हाइज पे, EQH और EQL लो, ये जो है मेरे, ये वाले मेरे EQL हैं, ठीक है। ये पहली तरीके की लिक्विडिटी है। दूसरी तरीके की लिक्विडिटी कहाँ है, ये एक ट्रेंड लाइन है, तो इसके जो लेवल्स बने ये यहाँ पे, इन पे प्राइस जरूर आएगा। देखो, तोड़ने के बाद यहाँ आया इस वाले लेवल पे, ये वाली लिक्विडिटी साफ करी, फिर उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी साफ करी जो मेरे इस वाले लेवल पे थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, उसे खाने हैं स्टॉप लॉसेस। देन उसके बाद मैंने जब बताया कि भाई विक लंबी बन जाती है या फिर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके गई है, क्या करके गई है, मैनिपुलेट करके गई है, तो उस चीज़ को खाने आता है। देखो वापस खाने आया, नीचे वाले लेवल्स थे उसको उसको सारे प्राइसेस खाने। तो ये होता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। तो अपने ने एसएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है पार्ट 1 में, और ये था पार्ट 2 जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये वाली वीडियो पर क्लिक करो, और ये वाली वीडियो सीरीज 2 वीडियो की आपको अच्छी लगी हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने चीज़ें आसान बनाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, कोई भी डाउट रह गया हो मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और दोनों पार्ट को अच्छे से देखो, समझो, और समझो ऑपरेटर्स बिहेव कैसे करते हैं और ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।